उमा भट्टाचार्य, प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव, यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा अभिनंदन। मैं हिंदी में बोलूँ कि इंग्लिश में बोलूँ? क्या नहीं, मुझको हिंदी थोड़ी कमजोर आती है, बोल लेता हूँ। अंग्रेजी भी कमजोर आती है, बोल लेता हूँ। स्टूडेंट्स बैठे हैं, स्टूडेंट्स को हिंदी ज़्यादा सुविधा है कि अंग्रेजी ज़्यादा सुविधा है? हिंदी मीडियम में पढ़ते हो? हिंदी मीडियम में पढ़ते हो? बस ठीक है, हिंदी में कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत अंग्रेजी आएगी उसमें मिक्स हो जाएगा, चलेगा ना? तो सबसे पहले पांडे साहब बैठे हैं, यूएस पांडे साहब, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने मुझे प्रेरित किया यहाँ आने के लिए। साहब मेरे पास करीब 1-1.5 घंटा बैठे और मुझको एनिमेशन के बारे में, थियोसॉफिकल सोसाइटी का ने बताया और मेरे अंदर एक क्यूरोसिटी पैदा की। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ पांडे जी की वजह से, और पांडे जी से मिलने के लिए मैं प्रेरित हुआ क्योंकि हमारे जूनियर पांडे साहब बैठे हैं यहाँ पर, संदीप पांडे साहब, जिनसे मेरा करीब 30-35 साल का कनेक्शन है, मेरे ख्याल से 30-35 साल होगा मुझे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आने से पहले मैडम उमा भट्टाचार्य और प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव मेरे ऑफिस आई और थोड़ा समय मुझे इवेंट के बारे में बताया। नॉर्मली मुझे लगता है कि समय बहुत महत्वपूर्ण है सबका, और मैं कोशिश करता हूँ कि कोई मुझसे मिलने ना आए, उसकी बात फ़ोन पर हो जाए या ईमेल से हो जाए, ताकि उसका आने जाने का और मुझसे मिलने का समय बचे। तो जब ये दोनों आई तो मैंने कहा कि आपको आने की तकलीफ हुई, मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हो रही है, ये बात फ़ोन पर कर सकते थे। तो लेकिन आज लग रहा है कि उनके आने से मुझको बहुत लाभ हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। और आज जिस तरह का मुझे कैंपस देखने का मौका मिला, जो कुछ आपकी बिल्डिंग्स देखने का मौका मिला, एजुकेशन जहाँ रहती थी वो देखने का मौका मिला, एक बहुत ही अच्छा सौभाग्य मेरा हुआ। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुझे कल शाम को आना था, लेकिन कुछ घर में इमरजेंसी हो गई, जिसकी वजह से मुझे अचानक दिल्ली जाना पड़ा, और आज भी थोड़ा यहाँ पर लेट से आया हूँ। इस सब के लिए मेरी अपोलॉजीज, मेरी माफ़ी। आपका जो आज का या इन दिनों का जो मुख्य मुद्दा है यूनिवर्सल ब्रदरहुड का है, और मुझे लगता है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड के विषय में कोई भी किसी भी व्यक्ति को कोई भी डाउट नहीं हो सकता, कोई भी इसके विषय में मतभेद नहीं हो सकता। उस दिन जब पांडे जी आए तो उन्होंने मेरा ध्यान आकर्षण किया, और उसमें 11 स्टैंजा हैं, 4-4 लाइन के। इसमें व्यक्ति अपनी भावना को प्रकट करता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कैसा बनूँ। और उसकी सिर्फ 2 लाइन मैं पढ़ूंगा। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। सभी जीव, व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, जीव, उसमें एनिमल्स भी इंक्लूडेड हैं, उसमें वनस्पति भी इंक्लूडेड है, उसमें पेड़ पौधे भी इंक्लूडेड हैं। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। जो भी व्यक्ति परेशान है, जीव में एनिमल्स भी, पेड़, तो जो भी दीन है, जो दुखी है, उसके प्रति मेरे मन में करुणा बहे, ये मेरी भावना है। इस तरह की उसमें पंक्तियां हैं। मुझे लगता है कि किसी भी रिलीजन के किसी भी व्यक्ति से अगर पूछा जाए तो शायद उनका भी सिमिलर एक्सपीरियंस है कि बचपन में जो भी उन्होंने प्रेयर सीखी, उन प्रेयर्स में कोई ना कोई प्रेयर ऐसी होगी जिसमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड के ऊपर काफ़ी जोर दिया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इसके विषय में बात करने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर हमारे मेडिकल डॉक्टर्स की मीटिंग हो और उसमें थीम हो कि भाई अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, क्या दिक्कत है। इसी तरह से अगर आप जैसे लोग इकट्ठे हों एक जगह और कहें यूनिवर्सल ब्रदर होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, यूनिवर्सल ब्रदर होना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि वो ब्रदरहुड क्यों होगा, कैसे होगा, उस ब्रदरहुड तक पहुंचने का रास्ता क्या होगा। सवाल यह है कि हमारे मुख्य रिलीजन जबकि यूनिवर्सल ब्रदरहुड के ऊपर इतना मैसेज देते हैं, उसके बावजूद वो नहीं है। उसके बावजूद हमारे यहाँ काफ़ी एक दूसरे के प्रति एक सद्भावना होने की जगह एक रोष है, एक किसी तरह का द्वेष है, और एक जो नकारात्मक भावनाएं होती हैं वो हमारे जीवन में दूसरे लोगों के प्रति होता है। तो इसको हमें कैसे समाज में चेंज करना होगा, ये मुझको लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, जिसके विषय में हमारे बुद्धिजीवियों को, हमारे शिक्षकों को, हमारे स्कूलों को, हमारे कॉलेजेस को
बारे में सोचना चाहिए। मेरा सोचना है कि चूंकि मैं एजुकेशन की फील्ड से आया हूँ, सब्जेक्ट मेरा पढ़ने का रहा है, तो आप जिस भी व्यक्ति के पास जाते हैं उसको अपना प्रोफेशन सबसे इम्पोर्टेंट लगता है। जैसे लोग कहते हैं कि हर आदमी को अपना बेटा सबसे अच्छा लगता है, उसी तरह से हर व्यक्ति को अपना प्रोफेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। आप अगर डॉक्टर को खड़ा कर देंगे मिलेंगे तो बोलेगा डॉक्टर से बड़ा प्रोफेशन कोई नहीं। और मुझे लगता है कि मैं टीचर हूँ, तो मुझे लगता है कि टीचर से ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई भी प्रोफेशन नहीं है। इस पर सहमति हो सकती है, असहमति हो सकती है, लेकिन ये मेरा मानना है और ये मेरा मानना बना रहेगा। तो मुझे लगता है ये जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड वाली बात है, इसको कहाँ से लाना पड़ेगा? इसको लाना पड़ेगा एजुकेशन से, इसको लाना पड़ेगा स्कूल से, इसको लाना पड़ेगा कॉलेज से। ये हम पेरेंट्स के ऊपर छोड़ नहीं सकते, ये हम समाज के ऊपर छोड़ नहीं सकते। हमारा समाज बदल रहा है, हमारी परिवार की भाषा बदल रही है। हम जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ चलते जा रहे हैं। एक जॉइंट फैमिली में होता था कि अगर कई आंट्स और अंकल्स होते थे तो कोई कुछ सिखाता था, कोई कुछ सिखाता था। एक बच्चे का इस सर्वांगीण विकास हो जाता था। किसी आर्ट को पेंटिंग में शौक है, किसी आर्ट को सोशल ओरिएंटेशन ज़्यादा है, किसी अंकल का कुछ और स्किल सेट है, स्पोर्ट्स का स्किल सेट, तो बच्चा सबसे थोड़ा सीख करके एक उसका एक ऑलराउंडेड डेवलपमेंट होता है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी न्यूक्लियर फैमिली बन रही है, उसमें वो संभव नहीं है। उसमें भी अब जब माता और पिता दोनों नौकरी करते हैं तो ये बहुत ही मुश्किल होता है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो स्कूल हों चाहे कॉलेज हों, उनकी जिम्मेदारी थी आज से 100 साल पहले, लेकिन आज उसकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसको हमें समझना है। जब हम अपने देश की बात करते हैं तो हमारे देश में जैसा कि आप जानते हैं कि जब तक अंग्रेज आए तो उस समय तक हमारे देश में इतनी गरीबी नहीं थी। हमारे देश की विश्व की इकोनॉमी में एक अच्छा हैसियत थी हमारी। आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले हम विदेशों में निर्यात करके काफ़ी धन कमाते थे और हमारे इतनी गरीबी थी। लेकिन 200 साल तक जो हमने एक अंग्रेजी राज्य का गुलामी सही, उसमें हमारा एक कंटिन्यूअस ड्रेन हुआ रिसोर्सेज। उससे पहले हमारे यहाँ बाहर से लोग आए, उन्होंने आक्रमण किया, हमें लूटा और चले गए, या लूटा और फिर नहीं गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कोई आया रहा और किसी दूसरी सभ्यता, दूसरे देश का एजेंट बन के कंटिन्यूअसली हमको ड्रेन करना। इमेजिन करिए कि मेरे घर में चोरी हो जाए और मेरे जितने कपड़े हैं, गहने हैं, पैसा है, वो लेके चला जाए, कोई बात नहीं। उसके बाद मैं फिर से कमाना शुरू करता हूँ, उसके बाद अपने आप को बिल्ड करना शुरू करता हूँ, वापस जहाँ पर था वहाँ पहुँच जाता हूँ। पहुँचने में 3 महीने लगेंगे कि 3 साल लगेंगे, वो एक अलग होता है, लेकिन पहुँच जाता हूँ। लेकिन अगर मेरे घर में ही चोर बैठा है या मेरे घर में ही कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो मेरी संपत्ति को कंटिन्यूअसली बाहर भेज रहा है, तो कोई तरीका नहीं है मुझे इसको पनपने का। तो ये 200 साल में ये हुआ है जिसमें हमारी इकोनॉमी का काफ़ी नुकसान है। लेकिन एक और चीज़ हुई है, वो ही है कि हमारी जो एजुकेशन है, जो एक ज़माने में तक्षशिला और नालंदा हमारे देश की बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी होती थी, जहाँ पर विदेशों से लोग आते थे। जिस समय हमारे यहाँ तक्षशिला थी, उस समय अमेरिका तो था ही नहीं, प्रैक्टिकली एक सिविलाइज सोसाइटी की तरह से, और यूरोप भी हमसे बहुत पीछे था जब तक्षशिला थी हमारे यहाँ। तो इस तरह से हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ थी आज से 1000 साल पहले, आज से 1500 साल पहले, 2000 साल पहले, आज हम उस स्थिति में नहीं। उस समय हम दुनिया में न केवल इकोनॉमी में बहुत आगे थे, बट हमारी यूनिवर्सिटीज में भी बहुत आगे। और आज हमारे यहाँ गरीबी है, आज हमारे यहाँ लोगों के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे स्कूलों की व्यवस्था उतनी नहीं है, हॉस्पिटल की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। हमारे मेल न्यूट्रिशन बच्चे हैं जिनको पूरा खुराक नहीं मिलती जिससे कि वो एक हेल्दी एडल्ट बन पाएँ। लेकिन हमारे साथ उससे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी एजुकेशन भी काफ़ी बिगड़ गई है। आज हमारे जो युवा यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं वो अपने आप को बहुत ही परेशानी की स्थिति में पाते हैं। उन्हें कोई नौकरी इसलिए नहीं मिल रही कि नौकरियां नहीं है, उनको इसलिए नौकरी नहीं मिल रही कि हमने उनको नौकरी के लायक बनाया। अगर आप देश में एक अच्छे क्लर्क को ढूंढने के लिए जाएं, एक अच्छे ड्राइवर को ढूंढने के लिए जाएं, एक अच्छे अकाउंट्स के ऑफिसर को ढूंढने के लिए जाएं, बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत। तो ऐसा क्यों है कि हमारा इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन अगर हमारे पांडे जी लखनऊ में कोशिश करें कि एक अच्छा ड्राइवर मिल जाए इनको, बहुत मुश्किल। वो आएगा, उसको तो ड्राइविंग करने आती होगी, लेकिन उसके संस्कार अच्छे नहीं, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं, वो समय पर नहीं आएगा, राइट? या उसका व्यवहार अच्छा होगा तो ड्राइविंग अच्छी नहीं आएगी।
या वो दोनों अच्छे होंगे तो वो बिना बताए छुट्टी मांग और पंडित जी को लास्ट मिनट पर ओला या उबर को बुलाना पड़ेगा कि उनको स्टेशन जाना। तो अगर देश की स्थिति ये है कि एक अच्छा स्किल्ड मैन पावर हमें आसानी से नहीं मिल रहा और हो गया, तो मैंने कहा कि अब हमें इसको आगे बढ़ाना है। हमको सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी फिजिकल एजुकेशन चाहिए, हमको एमटेक में भी स्कॉलरशिप फिजिकल एजुकेशन चाहिए, हमें पीएचडी में चाहिए। तो हमारे टीचर्स ने रेजिस्ट किया। क्यों रेजिस्ट किया? क्योंकि हमारे टीचर्स तो उसी तरह के हैं जो मैं तरह का हूं, उनके टीचर्स ने भी मिसाल सकती है। तो हमारे टीचर्स ने कहा साहब वो तो लड़का फिजिक्स पढ़ने आया है, हमें क्या लेना देना है, उसका जीवन है, आप ही तो कहते हो कि भाई आप उनको जिम्मेदार नागरिक की तरह ट्रीट करते हो और उनकी चॉइस है, उसकी चॉइस है, वो जीवन हेल्दी रखना चाहता है कि नहीं रखना चाहता है, हम क्यों जबरदस्ती करेंगे। मैंने कहा भाई देखो हमारी जो फिलॉसफी है, मेरी फिलॉसफी हमेशा नहीं है कि बच्चों को हम हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनको ज़्यादा फ्रीडम दें तो वो आगे बढ़े। तो मैंने कहा वो फ्रीडम तब तक है जब तक वो जिम्मेदारी के साथ दिखाई जाए। और फिजिकल एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेरा पर्सनल अनुभव ये है कि अच्छे से अच्छे बच्चे भी पूरी जिम्मेदारी से नहीं मिलते, तो इसमें हमें सख्ती करनी है। तो काफ़ी रेजिस्टेंस इस तरह का हुआ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने स्कूल में इस बारे में बात करेंगे कि भाई हमारा काम सिर्फ हाई स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी पढ़ाना नहीं है, पर उनको एक अच्छा नागरिक बनाना है, उनकी वैल्यूज के ऊपर ध्यान देना है, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है, उनके अंदर लाइफ स्किल्स देनी है, उनको सब्जी बनाना आना चाहिए। बच्चा लड़का है उसको खाना बनाना आना चाहिए। ये नहीं हो सकता है कि सिर्फ महिलाओं का काम है खाना बनाना, ठीक है ना, वो गलत है। वो हमें लाइफ स्किल नहीं है, जीवन जीने के लिए रोटी बना सकते हो कि नहीं बना सकते, राइट, ये सिखाना होगा। तो जब आप इस तरह की सहमति कॉलेज में बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे तो रेजिस्टेंस होगा, और अगर रेजिस्टेंस होगा तो आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। आप नाव को नॉर्थ की तरफ ले जा रहे हो और आपके कुछ टीचर्स उसको साउथ की तरफ ले जाएंगे, वो कहेंगे क्या जरूरत है, बेकार है। तो सबसे पहली चीज है कि इसकी सहमति बननी चाहिए कि हमारे एजुकेशन का मतलब है क्या। वैल्यूज, एटीट्यूड एंड लाइफ स्किल्स एक अच्छे एजुकेशनल एक्सपीरियंस का एक जरूरी हिस्सा होना चाहिए। क्या इसके बारे में सहमति बना सकते हैं? अगर हम बना सकते हैं तभी आप यूनिवर्सल ब्रदरहुड की तरफ बच्चों को ले जा पाएंगे, उसके बिना कोई मुझे रास्ता नहीं नजर आता। अब जब ये कर लिया तब उसके बाद सवाल आता है कि सब्जेक्ट के बारे में क्या है, अकाउंट सिखाना है या मैथ सिखानी है या फिजिक्स सिखानी है। तो इसके बारे में माना जाता है कि आप किसी को पानी पिलाएं, उसकी जगह उसको कुआं खोदना सिखा दें तो उसको जब भी जरूरत होगी पानी पी सकेगा। तो कुआं खोदना सिखाना जो है वो एक बड़ा उद्देश्य है पानी देने से। इसी तरह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाने की जगह उनको हम सीखना सिखा दें, लर्निंग टू लर्न, ताकि वो जब भी जरूरत पड़े तो सीख सके। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब कि हमारी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, चाहे वो हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हिंदी लिटरेचर पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, हमारी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है उस मेथोडोलॉजी का एक हिस्सा होना चाहिए कि क्या हमारा स्टूडेंट इज लर्निंग टू लर्न, क्या हमारा स्टूडेंट अपने आप किताब पढ़ सकता है, अपने आप इंटरनेट से सीख सकता है बिना टीचर के, बिना क्लासरूम में 1 घंटा लेक्चर सुने। क्या हमारा स्टूडेंट एक नए विषय को सीख पाएगा? अगर हमने ये सिखा दिया तो मेरा ख्याल से बहुत अच्छा काम होगा और हम जीवन में बच्चों को आगे के लिए तैयार कर पाएंगे। एक जो मेरा मतभेद रहा है अपने टीचिंग कम्युनिटी के साथ, वो ये रहा है कि जब भी हम हायर क्वालिटी की बात करते हैं, जब भी हम किसी भी इंटरवेंशन की बात करते हैं, तो हम तुरंत एक अनिवार्य विषय इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर आप आज यहाँ से निकले और आपने कहा कि ये तो आइडिया अच्छा है, एथिक्स के बारे में सीखना चाहिए, तो चलो एक एथिक्स का कोर्स शुरू करते हैं। मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल ही उल्टी बात है जो मैं कहने की कोशिश की। एथिक्स आप क्लास में नहीं पढ़ा सकते, एथिक्स आप अपने व्यवहार से पढ़ा सकते। एथिक्स के लिए आपका टीचर रोल मॉडल होना चाहिए, आपका प्रिंसिपल रोल मॉडल होना चाहिए, आपका मैनेजमेंट रोल मॉडल होना चाहिए। उससे बच्चे सीखते हैं, भाषण से नहीं सीखते। भाषण से इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि हमारे जो इंडियंस हैं, हम जो
देशी लोग हैं, इंडियन लोग हैं, हमारे अंदर बड़ी कैपेसिटी है कि हम दूसरी बात सुन लेते हैं लेकिन करते वो हैं जो कुछ नहीं। अब मेरी एग्जांपल है कि हमारे देश में कितने क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स खुले, कितने क्रिश्चियन मिशनरी कॉलेजेस खुले, और हमारे परिवारों के कितने बच्चों ने क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स में जाकर के जीसस के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में भी सीखा, और हाई स्कूल भी किया, ट्वेल्थ भी किया, बीए भी किया, लेकिन घर पे आके हनुमान चालीसा पढ़ा, घर पर आकर के उन्होंने अपने रिलीजन को प्रैक्टिस किया, वो क्रिश्चियन नहीं बने। ये हमारी बड़ी रेजिलियंस है, ये हमारी बड़ी ताकत है कि हम कुछ भी सुनेंगे पर करेंगे वही जो हमें उचित लगेगा। हमारी टीचर हमें कितना भी भाषण दे दे नैतिकता के बारे में, लेकिन अगर हमारे पिताजी अगर बात कर रहे हैं नंबर 2 के पैसे की, तो नंबर 2 के पैसे पर ज्यादा निष्ठा होगी, टीचर की नैतिकता गई अपनी जगह, वो अपने क्लास के लिए है, उसका घर के आचरण में कोई तब्दील नहीं आएगी। तो मेरा ख्याल है कि अगर हमें अपने बच्चों को तैयार करना होगा तो सबसे पहली चीज ये है कि हम चीजों को प्रेस्क्राइब करें, हम चीजों को रिक्वायर नहीं करें, हम चीजों को इतना ज्यादा हार्ड वायर न करते हैं कि उस चीज को करने से ही एंड हो जाएगा। मैंने एथिक्स का कोर्स पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, मैंने सवाल दे दिया, आपने सवालों का जवाब दे दिया, आपके 70% जवाब आ गए, अब आप एथिकल हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। You can be most unethical person and you can be teaching ethics, and you can be most unethical student and you can be topping the class of ethics. तो इस दोनों का कोई हाल नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमें पहले सबसे पहले अपने विश्वविद्यालयों में, अपने विद्यालयों में एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा कि हम ईमानदारी से, निष्ठा से अपने कॉलेज को चलाएं, हमारे स्टूडेंट्स हमें रिस्पेक्ट करें कि हम बेईमानी से एडमिशन नहीं देते, हम बेईमानी से नौकरी नहीं देते, हम बेईमानी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते, हम बेईमानी से कुछ खरीदते नहीं हैं। जब तक स्टूडेंट्स का हमारे ऊपर भरोसा नहीं होगा वो इसको सीखेंगे। तो पहली चीज तो ये करनी होगी। दूसरी चीज हमें करनी होगी कि अपने स्टूडेंट्स पर ट्रस्ट करना। हम परहैप्स ये भी हमारे देश की, हमारी सिविलाइजेशन की एक चरित्र रही है कि हम उम्र का और सीनियरिटी का बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देते हैं। मेरे को कहीं काफी दिक्कत होती है, लोग ये कहते हैं आप वाइस चांसलर तो क्या क्या मेरी बुद्धि तेज हो गई वाइस चांसलर बनने की? बुद्धि तो वही है, आइडिया मेरा और आपका बराबर हो सकता है, आपका आइडिया मुझसे बेटर हो सकता है। जस्ट बिकॉज़ आई एम वाइस चांसलर डज नॉट मीन माय आइडिया इज बेटर देन योर्स, ठीक है ना? लेकिन हमारे देश में मानते हैं कि आप प्रिंसिपल है तो आपकी बुद्धि टीचर से ज्यादा अच्छी है, टीचर है तो स्टूडेंट से बुद्धि आपकी ज्यादा अच्छी है। ये बात उचित नहीं लगती मुझको लगता है कि हमें अपने स्टूडेंट्स को ट्रस्ट करना पड़ेगा, हमें अपने स्टूडेंट्स को एडल्ट की तरह ट्रीट करना। जब मैं IIT गांधीनगर गया तो मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि मैं वहाँ सिर्फ 90 स्टूडेंट्स के कॉलेज से शुरू, सिर्फ 90 स्टूडेंट्स के कॉलेज, और जब मैंने छोड़ा तब तक 1800 हो गए थे, 20 गुने बढ़ गए थे, लेकिन जब मैं गया तो 19 बच्चे। तो मैंने 19 बच्चों से कहा कि भाई आई एम फर्स्ट ईयर BTech गोइंग इनटू सेकंड ईयर, तो 18 साल के। तो मैंने कहा कि मैं आपको एडल्ट की तरह ट्रीट करना चाहता हूँ, मैं आपको फुल फ्रीडम देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूं कि आप उस फ्रीडम के लायक अपने आप को और अपने निर्णयों का, अपने एक्शन का पूरा जिम्मा लें। बड़े साहब बहुत अच्छा मैंने कहा उसमें सिर्फ दिक्कत यह है कि अगर आपने रेड लाइन क्रॉस की तो फिर आपको जो पनिशमेंट होगा वो भी एडल्ट वाला होगा, और फिर मैं आपके मम्मी पापा से नहीं मिलूंगा, आपके मम्मी पापा नहीं आएंगे, क्योंकि मैं अगर टीचर के ऊपर कोई एक्शन लेता हूं तो टीचर के मम्मी पापा तो नहीं आएंगे। तो मैं आपको एडल्ट की तरह ट्रीट कर रहा हूं तो आपको भी एडल्ट की तरह बिहेव करना है। आपको विश्वास होगा नहीं होगा आसानी से। 1800 स्टूडेंट्स का कॉलेज छोड़ के आया, वहां पर मेरे यहाँ डिसिप्लिन कमेटी में बड़ी सख्ती की। एग्जाम में बेईमानी की तो एक सेमेस्टर कम से कम 1 साल बाहर, किसी स्टूडेंट के साथ मारपीट की बाहर, एक लड़की के साथ एक लड़के ने बदतमीजी की, उसको कॉलेज से बाहर। इतनी सख्ती करने वाली जो कमेटी थी उसमें 6 टीचर्स और 4 स्टूडेंट्स थे, और 4 वोटिंग स्टूडेंट्स थे, और वो जो 4 स्टूडेंट्स थे वो 6 टीचर से ज्यादा सख्त थे, क्योंकि वो ये कहते थे कि ये यूनिवर्सिटी हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट करती है, इस स्टूडेंट ने हमारा ट्रस्ट
प्ले किया है और हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। और हमारे टीचर्स क्या थे, वो रेगुलर कॉलेजेस के पढ़े हुए हैं, उनके हिसाब से छोटी मोटी चीनिंग तो चलती है। तो हमारे टीचर्स थोड़े लीनियंट थे और हमारे स्टूडेंट बहुत सख्त थे। फिर एक स्थिति आई कि हमारे 3 सबसे बड़े स्टूडेंट लीडर्स, इलेक्टेड स्टूडेंट, जनरल बॉडी के द्वारा इलेक्टेड लीडर्स, उनको मुझे एक सेमेस्टर के लिए निकालना सख्ती करनी। तो मुझसे मिले आए, बोले सर हमने इंस्टीट्यूट के लिए इतना किया, बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे। मैंने कहा मैं तो किसी के सामने बैठा करके चाय पिला रहा हूं, बातें कर रहा हूं। बोले इतनी सख्ती? मैंने कहा आपके साथ सख्ती नहीं करूंगा तो पूरे इंस्टीट्यूट को खराब कर दूंगा। आप तो रोल मॉडल थे, आपका जो बिहेवियर था वो दूसरों से 21 होना था, 19 नहीं हो सकता था। और आपका तो 17 या 16 रहा है। और आपके साथ अगर मैंने एक्शन नहीं दिया तो मैसेज ये जाएगा कि जो पावरफुल है उसके ऊपर एक्शन नहीं होगा, आपके ऊपर होना। तीनों बच्चे हाथ मिला करके दोस्ती करके, एक बार भी शिकायत नहीं आई, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ, किसी के पिताजी मिलने नहीं आए। और हमने कोशिश की कि तीनों बच्चे समय से ग्रेजुएट हो जाए, क्योंकि आईटी में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर एक सेमेस्टर छूट जाए तो हम एक्स्ट्रा कोर्सेज करने देते हैं, अगले सेमेस्टर में समर में कुछ कोर्स करा देते हैं। अच्छी नौकरी को तीनों बच्चे, जीवन का एक अच्छा लेसन उन्होंने भी सीखा और आईटी का दुनिया में भी एक अच्छी परंपरा। उन दिनों जब ये झगड़ा चल रहा था तो जो भी इलेक्टेड लीडर थे तो मुझको 90 स्टूडेंट्स की एक पेटिशन आ गई। बोले साहब उस कमेटी में वो जो लड़का है ना, वो 4 लड़के थे, उसको हम रिकॉल कर रहे हैं, वो हमारा इलेक्टेड लीडर है, उसने इन 3 लोगों को निकालने में वोट किया है, उसको रिकॉल कर। मैंने उन 80 लोगों के नेता को बुलाया, मैंने कहा कि देखिए अगर आप उनको रिकॉल करोगे तो इससे आप सिद्ध कर रहे हो कि जो 4 स्टूडेंट्स हैं वो अपने विवेक से, अपनी ईमानदारी से निर्णय नहीं लेते, वो स्टूडेंट लीडर की तरह से देखिए, स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए मैं इस बात से पूरी सहमत हूं, पर आगे से आपका कोई भी स्टूडेंट किसी भी डिसीजन को बॉडी मेकिंग में मेंबर नहीं, मैं आपको टोटली डिसएम्पावर करता हूं बिकॉज़ यू आर नॉट बिहेविंग इन दैट। जैसे साहब को तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने, हम सोच के आपने अगले दिन आए, बोले हाँ साहब वी एग्री, वी वर नॉट रिकॉलिंग। I said send me an email with copy to all 80 of them saying that we agree with what you are doing। ठीक है ना? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे जो यूथ हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं। अगर आप उनके ऊपर जिम्मेदारी देंगे, अगर आप उनको ट्रस्ट करेंगे तो वो ट्रस्टवर्दी हो जाएंगे। मेरा एक स्टेटमेंट होता है, मैं पावर पॉइंट यूज करता हूं कई बार, तो एक स्लाइड होती है, उस स्लाइड में लिखा होता है पीपल बिकम हाउ दे आर ट्रीटेड। अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को जिम्मेदार नागरिक की तरह ट्रीट कर रहा हूं तो जिम्मेदार है, और मैं उनको माइक्रो मैनेज कर रहा हूं, उनको बता रहा हूं इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे क्लास जाना है, इतने बजे नहाना है, तो फिर वो जिम्मेदार नागरिक नहीं। आईटी का मैं अपने टीचर से कहता था कि अगर कोई स्टूडेंट क्लास में नहीं आ रहा है तो उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। उस स्टूडेंट को ये कहने की जरूरत नहीं है कि भाई क्लास क्यों नहीं आता, वो एडल्ट है, अगर वो सीख नहीं रहा है फेल हो जाए। फेल होने में कोई भी दिक्कत नहीं है, उसको फेल रेट ज्यादा विषयों में फेल होगा तो पूरा साल रिपीट करेगा, करने तो उसकी जिम्मेदारी। हमारे देश की नहीं बल्कि हमारे सिविलाइजेशन की एक बड़ी इंपॉर्टेंट चैलेंज है मेरे विचार से कि हर ओल्डर जनरेशन नई जनरेशन को कमजोर मानती है। हम ये सोचते हैं कि हमारी जो अगली जनरेशन है, हमसे जो छोटे बच्चे हैं, छोटे कलीग्स हैं, जूनियर कलीग्स हैं, उनको हमारी विजडम, हमारी नॉलेज, हमारी मेंटरशिप, हमारा ज्ञान, हमारा भाषण उसकी जरूरत है। लेकिन आप में से जितने लोगों ने डार्विन का नाम सुना है, डार्विन साहब क्या कहते हैं? कहते हैं सिविलाइजेशन आगे बढ़ती है क्योंकि नई जनरेशन ज्यादा स्मार्ट होती है। आज जो है हम जहां पहुंचे हैं उसलिए पहुंचे कि नई जनरेशन पहली जनरेशन से ज्यादा स्मार्ट है। मुझे लगता है कि अगर हम अपने छात्र छात्राओं को थोड़ा फ्री है, हम उनको ट्रस्ट करें तो ट्रस्टवर्दी बने। लेकिन ट्रस्ट करने का मतलब यह नहीं है कि आप जो भी करोगे वो चलेगा। We have right to verify, we have right to monitor,
We have right to stop abuse. We have right to punish if you are crossing certain red lines. अगर हम इस तरह से करेंगे तो मेरे ख्याल से हमारे स्टूडेंट्स ट्रस्टवर्दी, जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। हम उनको एम्पावर करें, हम उनको अपने निर्णय लेने की अधिकार। मैं जब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से आईटी कॉलेज में मिलता था तो मैं पूछता था, आप में से कितने लोगों ने एक शर्ट अपनी मम्मी या पापा के बिना खरीदी? बहुत कम बच्चों के हाथ थे। और मैं कहता था कि 2-3 साल में आप किसी लड़की या किसी लड़के के ऊपर कहोगे कि सब मुझे शादी कर, जिसने कभी शर्ट नहीं खरीदी बिना पेरेंटल सुपरविजन के, वो कहेगा मुझे किससे शादी करनी है, और माँ बाप से झगड़ा करेगा, बोलेगा मुझे इसी लड़की से शादी करनी है, इसी लड़के से शादी करनी है, आप हाँ करो या ना करो, मुझे तो करना। तो डिसीजन मेकिंग तो सिखानी पड़ेगी। डिसीजन मेकिंग कैसे सिखाओगे? डिसीजन मेकिंग सिखाओगे उनको गलतियां करने का मौका। 1-2 बार शर्ट गलत आ जाएगी, 1-2 बार शर्ट छोटी आ जाएगी, 1-2 बार पैसे खराब हो जाएंगे। बच्चों को, स्टूडेंट्स को एम्पावर करो, खुद को जिम्मेदारी दे। मेस में खाना क्या बनेगा, मेस का टाइम क्या होगा, heavens are not going to fall। अगर मेरा विचार है कि मेस 12 बजे से 2 बजे तक चलेगी और बच्चे कहते हैं कि 12:30 से 2:30 चलेगी, क्या फर्क पड़ता है? लेट देम डिसाइड। हु एम आई टू डिसाइड दैट? कौन सी दाल बनेगी, राजमा बनेगा कि छोला बनेगा? लेट देम डिसाइड दैट। दे विल लर्न टू टेक डिसीजंस, दे विल लर्न टू मेक कंसेंसस। जब स्टूडेंट शिकायत करेगा कि राजमा बहुत बन रहा है, छोले कम बन रहे हैं, they will learn how to negotiate differences, they will learn how to provide leadership, they will learn how to manage their lives। आईटी का में कई एक्सपेरिमेंट किए, 2 एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताऊंगा। बीटेक आप जानते हैं, आप में से काफी के बच्चों ने बीटेक के लिए जेई की तैयारी की होगी, बच्चों ने ग्रैंड चिल्ड्रन। बहुत मुश्किल कंपटीशन होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के ऊपर बहुत रगड़ाई होती है। उसके बाद देश में से लाखों बच्चों में से 10, 12, 15 हज़ार बच्चे आईटी में घुस पाते हैं, और पेरेंट्स भी बड़े खुश होते हैं कि भाई बच्चा आईटी में आ गया, बच्चा भी खुश होता है आईटी में आ गया। सारे समाज में बताया हुआ होता है कि तुम्हारी जीवन बन गया, अब जीवन सेट हो गया। ये लड़कियां बैठी हैं, कितने बच्चे जेई में तैयारी करने वाले हैं? जेई का एग्जाम बहुत, या तो सवाल समझ में नहीं आ रहा है, या आवाज नहीं पहुंच रही है, या जेई की तैयारी करने वाले बहुत कम बच्चे हैं। आपके साइंस नहीं है, आर्ट्स है। अच्छा, दैट मेक्स सेंस। तो जो वो स्टूडेंट्स आते हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने के लिए टीम वर्क की जरूरत है, लोगों के साथ काम करने की जरूरत है, दूसरे की सफलता और मेरी सफलता साथ साथ होगी इसकी जरूरत है नहीं। तो ये गुण कैसे सीखेंगे? आईटी में आकर के उसी भावना से काम करते हैं कि मेरा सवाल सही हो जाए, दूसरे का सवाल सही ना हो। लेकिन अगर फुटबॉल खेलनी है तो क्या ऐसा हो सकता है कि 11 लोग टीम वर्क के साथ ना खेलें और टीम जीत करके आ जाए? नहीं हो सकता। तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करोगे, किसी भी जीवन में कोई भी आपका बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, नौकरी हो, वहां तो टीम वर्क काम आएगा, और टीम वर्क सिखा देगा। हमारी जो पूरी एजुकेशन है, 17 साल का बच्चा बच्ची हमारे पास आती है, उसको टीम वर्क सीखने की थोड़ी जरूरत नहीं। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि पहले 5 हफ्ते क्लास में पढ़ाएंगे। पहले 5 हफ्ते तक हम सुबह से 6 बजे से लेकर 6:30 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक एक शेड्यूल रखेंगे। उसका नाम रखा हमने फाउंडेशन प्रोग्राम, और उसमें 5 चीजें सिखाएंगे। पहला वैल्यूज एंड एथिक्स। और वैल्यूज एंड एथिक्स का वो नहीं है किताब लेकर के आ गए, उसके ऊपर चर्या होगी, उसके ऊपर विचार विमर्श होगा, उसके ऊपर बातें होंगी। सोसाइटल सेंसिटिविटी, समाज में जो गरीब है, समाज में जो परेशान है, जो दुखी है, उसके प्रति एक सद्भावना, यूनिवर्सल पकड़। तीसरा लीडरशिप, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, सबके साथ मिलकर काम। और चौथा लाइफ की कुछ फाइनल चीजें, पोएट्री, ड्रामा, थिएटर, पेंटिंग, म्यूजिक, और फाइनली फिजिकल फिटनेस। जब मैं शुरू किया तो
कई आईआईटी के प्रोफेसर मुझसे बोले कि भाई आईआईटी में अगर 2 दिन की क्लास नहीं होती है तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाता है, आप 5 हफ्ते तक क्लास नहीं पढ़ा रहे, ये तो बहुत ही अनुचित है। मेरे भी कुछ साथी आए, बोले 5 हफ्ते क्लास नहीं पढ़ेंगे तो फिर नौकरी कैसे मिलेगी। मैंने कहा कि मेरे हिसाब से 5 हफ्ते में 5 महीने भी अगर क्लास नहीं पढ़े लेकिन अच्छे नागरिक बन जाए तो मेरी प्रोजेक्ट अच्छी चलेगी। ये बच्चे 4 साल की जगह 3.5 साल पढ़ लेंगे, लेकिन 6 महीने में 5 महीने में अच्छे नागरिक बन जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। वो एक्सपेरिमेंट इतना अच्छा रहा कि बहुत सारी आईआईटी 3 हफ्ते का प्रोग्राम चालू करती है, बहुत सारी इंजीनियरिंग कॉलेज में 3 हफ्ते का इंडक्शन प्रोग्राम चलता है। फिर हमने एक और प्रोग्राम बनाया, इसमें हमने कहा कि हमारे स्टूडेंट्स 2, 3 या 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाए, उनको 38,000 रुपए की एक सबमिशन देंगे, पर स्टूडेंट 38,000 रुपए, और उनको 42 दिन तक भारत भ्रमण करना है, और उनका ट्रेन का खर्चा, रात को सोने का खर्चा, धर्मशाला में दिन में खाने का खर्चा 38,000 के अंदर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, एयर कंडीशन ट्रेन में नहीं चल सकते, हवाई जहाज में नहीं चल सकते, होटल में नहीं रह सकते, धर्मशाला में रहना पड़ेगा, रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर सोना पड़ेगा। आप समझ लीजिए, खाना खाने की भी कोशिश करिए बाहर जाए, रेलवे स्टेशन का ठेले पर 50 रुपए में खाना खा के चलेगा, फिर वो आप किसी रेस्टोरेंट में घुस के 500 रुपए का खाना नहीं खा सकते। अगर आपका एवरेज 900 रुपए का बिल है जिसमें ट्रेन, और 2, 3 या 4 स्टूडेंट होंगे, 4 से ज्यादा नहीं अलाउ, 2 से कम होंगे, अकेला नहीं। हमारे 40% स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के बाद टोटली वॉलंटरी एक्टिविटी है, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और क्या कॉन्फिडेंस के साथ आते थे, क्या चेंज आते थे, क्योंकि वो सेकंड क्लास ट्रेन में जब अनरिजर्व कंपार्टमेंट में गरीब आदमी के साथ यहां से साथ आता, उसमें एक रिक्वायरमेंट थी, एक कम से कम नॉर्थ ईस्ट का स्टेट कवर होना चाहिए, एक साउथ का होना चाहिए, एक नॉर्थ का होना चाहिए। हम लोग वेस्ट में बैठे हुए गुजरात में से, तो पूरा देश का भ्रमण करना है। मुझे बताया जाता था सर लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है, 42 दिन में पूरा परसेप्शन लाइफ में चेंज हो गया। मैं तो कहता हूँ कि वैल्यूज एंड एथिक्स, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इस सब के लिए हमें अपने बच्चों को एक ऐसे समुद्र में डालना पड़ेगा जहां पर वो ये सब देखें, सब को महसूस करें। एक और चीज बताऊंगा मैं आपको, कई बार हमारे यहाँ मंत्री कोई आते थे, कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट आते थे, तो किसी भी आईआईटी में कोई मंत्री या सीनियर ब्यूरोक्रेट आता है तो 1 घंटे का, आधा घंटे का लैब वगैरह दिखाया जाता है। जैसे आज भी मुझे साहब लोगों ने लैब दिखाया, तो कोई भी व्यक्ति आता है तो आप बड़े प्राउडली उसको दिखाते हैं मेरे पास क्या बढ़िया चीज है। सो आईआईटी गांधीनगर में बहुत अच्छे इक्विपमेंट थे, बहुत अच्छी लैब थे। तो मेरे फैकल्टी कहते थे साहब ये इनको हम ज्ञान लैब दिखाएं। मैं कहता था यार समय कम है, इससे अच्छी लैब उन्होंने देश और विदेश में देखी हुई है, उनको वो मत है, उनको कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की कॉलोनी दिखाते हैं। आईआईटी गांधीनगर में 1200 करोड़ रुपए का कंस्ट्रक्शन कराया है सीपीडब्ल्यूडी के थ्रू, और आप देश में किसी भी सीपीडब्ल्यूडी की साइट पर जाकर के देखेंगे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की दयनीय दशा है। और मैंने सीपीडब्ल्यूडी से कहा देखो भाई, इस देश के नागरिक को, ये भी इंसान है, जानवर नहीं है, क्या इनके लिए हम एक ऑनरेबल वे ऑफ लिविंग कर सकते हैं जहां से ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक डिग्निटी के साथ रह सकें। परमानेंट मकान हो, बिजली हो, टॉयलेट्स हो, पानी हो और पाइप गैस हो। आप विश्वास करेंगे, आप में से कोई भी गुजरात, गोहिल साहब तो गुजरात में कभी आईआईटी गांधीनगर जाकर के देखिए तो उनसे कहिए कि कंस्ट्रक्शन वर्कर साइट पर जाओ, पाइप गैस मिलेगी, पाइप गैस मिलेगी हर यूनिट। और मेरे जो साथी डायरेक्टर्स थे उनकी सीपीडब्ल्यूडी से शिकायतें रहती थी कि हमारे सुनते नहीं, उनको साथ में जोड़ा। यही बात है, यही सीखना है, कैसे दूसरे लोगों को अपने साथ जोड़े, उनको अपनी बात में सहमति कराएं और उनके साथ मिलकर उनकी समस्याएं हमको सॉल्व करें। मेरा विचार है कि जब मेरे स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि आईआईटी गांधीनगर गरीब आदमी के लिए चिंता करता है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को एक अच्छी सुविधा मुहैया कराता है,
वो लड़का जब नौकरी करने जाएगा देश में विदेश में, छोटा अफसर बड़ा अफसर, उसकी भी भावना शायद इम्प्रूव होगी। ये जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, ये हम सिखा नहीं सकते, ये हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे छात्र छात्राएं भी उसमें आगे चलेंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक चीज़ बस बताना चाहूँगा। 2020 में मार्च में देश में जब लॉकडाउन लगा, उस लॉकडाउन से जस्ट पहले अधिकतर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग IITs ने अपने स्टूडेंट से कहा कि हॉस्टल खाली करो और घर जाओ। और कुछ स्टूडेंट्स ने कहा हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे घर इतने दूर हैं या हमें सुविधा नहीं है, तो कुछ जगहों पर उन्हें जबरदस्ती भेजा गया। उनके हॉस्टल्स की बिजली काट दी गई, उनका इंटरनेट काट दिया। IIT गांधीनगर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जिसने कभी स्टूडेंट्स को घर जाने के लिए नहीं कहा। 40% छात्र छात्राएं मेरे हॉस्टल में रहे फर्स्ट वेव में और सेकेंड वेव में। मैंने स्टूडेंट्स को बुलाया और मैंने कहा आप सबको मैंने एडल्ट की तरह ट्रीट किया है, आज मेरा टेस्ट आया है, भाषण देना साहब। उस भाषण को फॉलो करना बहुत मुश्किल है। आज मेरे लिए वो कठिन समय आया है जब मेरा टेस्ट हो रहा है कि क्या मैं आपको वाकई एडल्ट की तरह ट्रीट करता हूं, क्या आप एडल्ट हैं। मेरे जो टीचर्स हैं उनको मैं अपार्टमेंट खाली करने के लिए नहीं कह रहा हूं, तो आप भी एडल्ट हैं, तो मैं आपको हॉस्टल खाली करने के लिए नहीं। आप में से जो घर जाना चाहता है घर जाए, हम रुकेंगे नहीं, पर जो रुकना चाहता है ही इज वेलकम और शी इज वेलकम टू स्टे। और हमने 2 महीने का राशन मेस में इकट्ठा कर दिया है। मेस वर्कर्स को एक स्पेशल इंसेंटिव स्कीम बना दी ताकि मेस वर्कर्स कैंपस के अंदर हमारे हॉस्टल्स में आके रहना शुरू कर दें। सफाई वाले कैंपस के अंदर बुला लिए, उन सबको हम एक्स्ट्रा फाइनेंशियल पैकेज दे दिए और हमने कहा कि इसके बावजूद भी कुछ लफड़ा होगा, खाना नहीं मिलेगा तो शिकायत मत करना, तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, और मेस में खाना बनाने की जरूरत होगी तो मैं भी आऊंगा, मुझे भी खाना ठीक से बनाना नहीं आता, मिलकर जैसा भी कच्चा पक्का अच्छा बुरा खाना बनाएंगे, साथ में खाएंगे, विल डू ऑल टुगेदर, ट्रस्ट मी। An entire COVID crisis, the entire thing was handled by the students of IIT Kanpur. Right? मेरे पास कोई डॉक्टर नहीं था फुल टाइम, पार्ट टाइम डॉक्टर्स होते थे, 2 नर्सिंग स्टाफ थे। हॉस्पिटल्स की मारामारी थी सेकेंड वेव में। हमने कहा शहर में भेज दो कि कहाँ रहेगा, बेड नहीं मिल रहा। हमारा एक नया गेस्ट हाउस बना था, हमने इस गेस्ट हाउस को एक हॉस्पिटल बनाया। 2 नर्सिंग स्टाफ, एक आर्मी का रिटायर्ड कर्नल और पार्ट टाइम डॉक्टर। हमने 250 लोगों को ट्रीट किया उस गेस्ट हाउस के अंदर। करीब 150 स्टूडेंट्स थे और 100 टीचर्स और स्टाफ थे, जिनमें से डीन भी थे, हेड भी थे, सीनियर लोग भी थे, जूनियर लोग भी थे, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी थे, ड्राइवर्स भी थे, आउटसोर्स वर्कर्स भी थे, आउटसोर्स वर्कर्स के भतीजे और भांजे। 250 मेरा मानना यह है कि अगर आप एक फिलॉसफिकली इस बात को अंजाम देते हैं कि आपके स्टूडेंट जिम्मेदार हैं और उनको जिम्मेदारी सिखाते हैं, तो सारे जीवन जिम्मेदारी रहेंगे। अगर आप उनको सेंसिटिव बनाते हैं, सारे जीवन सेंसिटिव रहेंगे। अगर आपने उनको गरीब व्यक्ति के प्रति, परेशान व्यक्ति के प्रति, बीमार व्यक्ति के प्रति सद्भावना सिखा दी, तो सारे जीवन वो करेंगे। मुझे लगता है अगर यूनिवर्सल ब्रदरहुड की, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर आप सबकी गोष्ठी चल रही है, अगर इस पर उस पर काम करना हो, तो मुझे लगता है कि हमें अपने स्टूडेंट्स को कैसे ट्रीट करना है, हमें स्टूडेंट्स को कैसे तैयार करना है। क्लास में क्या पढ़ाना है उसकी बात नहीं की मैंने ये नहीं कहा कि इंग्लिश कैसे पढ़ाओगे, हिंदी कैसे पढ़ाओगे, मैंने उसकी बात नहीं की, पर हम स्टूडेंट को किस नजरिए से देखेंगे, किस दृष्टिकोण से देखेंगे और उसको कैसे तैयार करेंगे, मुझे लगता है उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए ऑफकोर्स वो नहीं कर सकते अगर हमारे टीचर्स तैयार नहीं, उसके लिए मैं टीचर्स को जिम्मेदारी दूंगी, लॉस नहीं होनी चाहिए, इसके विषय में कोई भी 2 राय नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में अगर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो देश के लिए बहुत अच्छा होगा, हमारे यूथ के लिए बहुत अच्छा होगा, और हमारे देश की जो प्रॉस्पेरिटी है उसके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, यहाँ से 200 साल 250 साल पहले, तो अंग्रेजों को अपने जवान
बेटे बेटियों को इंडिया भेजना पड़ता था। इंडिया बड़ा मुश्किल जगह थी, यहाँ पर मलेरिया था, मच्छर था, गर्मियाँ बहुत थी, बहुत कष्ट था। और अपने परिवार से महीनों लगते थे हमको यहाँ आने में, और यहाँ से वापस जाने में महीनों लगते थे। उसके बाद वो हमको एक्सप्लॉइट करते थे, लेकिन आज हमको एक्सप्लॉइट करने के लिए अमेरिका में बैठी हुई कंपनी हमारा सारा डेटा लेके बैठी है। हमारा सेलफोन जब चाहे तब बंद कर सकते हैं, हमारा लैपटॉप बंद हो जाएगा, हमारी पूरा डेटा जो है वो दूसरे लोगों के कंट्रोल में है। क्यों? क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल पावर है। वो समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उस समय किसके पास साइंस ज़्यादा है, किसके पास बारूद ज़्यादा है, किसके पास तोप अच्छी है, और किसके पास मसल पावर ज़्यादा है, किसके सैनिक अच्छे हैं, उस पर सिविलाइजेशन आगे चलती थी। किसके पास खनिज ज़्यादा है, किसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। लेकिन अब वो समय आ गया नॉलेज इकोनॉमी जिसे बोलते हैं, जिसमें आपके पास इनोवेशन कितनी है, आपके लोग कितना सोच सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपके यहाँ जो गूगल है, वो गूगल अगर बेंगलोर में बनी होती, इंडिया में बनी होती, तो आज इंडिया के पास ज़्यादा ताकत होती। अगर जो फेसबुक है, जो लिंक्डइन है, जो इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो अगर इंडिया में बनी होती तो हम ज़्यादा आगे होते। आज मैं शर्ट खरीदता हूँ तो अमेजोन से खरीदता हूँ। अमेजोन किसकी? अमेरिका की शर्ट। अमेजोन को पता है जैन साहब को सफ़ेद शर्ट पसंद है कि नीली शर्ट पसंद है। अगली बार मार्केटिंग के लिए मुझे सफ़ेद या नीली शर्ट दिखाएगा। तो मैंने अपनी जो ट्रेनिंग की जो सारी ताकत है, वो तो नॉलेज के बेस पर दूसरे को दे दी। तो इसलिए हमारी एजुकेशन में बहुत आमूल परिवर्तन होना चाहिए। हमें अपने स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनाना है, उनको अच्छे संस्कार देने हैं और को कैपेबिलिटी। बहुत बहुत धन्यवाद। I will now request the manager of Vasant Kanya Mahavidyalaya and our hostels, Mrs. Uma Bhattacharya, to offer a vote of thanks to the Vice Chancellor. Good afternoon, friends and the dignitaries sitting on the dais. It is my proud privilege to express our deep gratitude to the Vice Chancellor of BHU for sharing, for imparting such wisdom, understanding, and that too he knowing the sentiments, knowing the limitations or the preference of our girls, he spoke in Hindi. तो मैं भी हिंदी में ही बोलती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी लड़कियों ने यहाँ जिस तरह से एकाग्र होकर उनके भाषण को सुना, नॉट ओनली लड़कियों, हम लोग भी विथ रैप्ट अटेंशन वी वर हियरिंग इट। तो ये हम लोगों को ये ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बड़ी नहीं है, पर जिस धरातल पर उतरकर, जीवन के धरातल पर उतरकर उन्होंने जीवन की, और खुद आप देख सकते होंगे, समझ सकते होंगे, जो आदमी ग्राउंड पर उतरकर काम करता है वो इसी तरह से बात करता है, वो इसी तरह से अपने विचारों को रखता है, आपको मोटिवेट करता है। तो हमारे लिए ये एक बहुत गौरव का विषय है कि उन्होंने अपने अमूल्य समय में से फिर भी हम लोगों की रिक्वायरमेंट को, हम लोगों की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए इतने बिजी शेड्यूल में उन्होंने समय बनाया और सब चीज़ आराम से देखा, कहीं कोई जल्दी नहीं। और उसके साथ ही उन्होंने यूनिवर्सल ब्रदरहुड को जिस तरह से धरती पर के धरातल पर उतार कर हम लोगों के सामने बताया, जीवन के मूल्यों को बताया, सचमुच हम बहुत आभारी हैं और हम लोग बहुत ग्रेटली बेनिफिटेड हुए हैं। तो मैं भारतीय शाखा इंडियन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की ओर से और समस्त श्रोताओं की ओर से उनको बहुत बहुत अपना आभार व्यक्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि भविष्य में भी वो हमें ऐसे ही प्रोत्साहित, प्रेरणा, ऐसे ही विचार देते रहेंगे, प्रोत्साहित करते रहेंगे। धन्यवाद।
This session is now closed. You may proceed to have your lunch.